दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारत के किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है। जी हां, सरकार किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना काल में लगभग हर किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। जी हां, लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इससे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को हुआ। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है। दोस्तों कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल भी ईद की रौनक फीकी नजर आई। ईदगाहों और शहर की बड़ी मस्जिदें ईद की नमाज पढ़ने की परंपरा रही है। इसमें हजारों लोग शरीक होते रहे हैं, लेकिन इस बार मस्जिदों के बाहर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ ईदगाहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मस्जिदों में पेश इमाम समेत सिर्फ 5-5 लोगों ने नमाज अदा की। ज्यादातर ईदगाह में लोगों ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने बच्चों के साथ घर में ही शुक्राना के तौर पर चास्त की नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन तरक्की एवं कोरोना से निजात दिलाने के लिए दुआएं मांगी। गले मिलकर मुबारकबाद देने के बजाय लोगों ने दूर से ही एक दूसरे को ईद की बधाई दी। यह बधाई देने का सिलसिला गुरुवार की शाम से ही शुरू हो गया था। 30 रोजा रखने के बाद सोमवार को रोजेदारों को ईद मनाने का मौका मिला, लेकिन उनमें उत्साह गायब था। खासकर ईदगाह न जा पाने की वजह से बच्चे निराश नजर आए। लोग नमाज घर में ही पढ़े, इसीलिए ज्यादातर मस्जिदों को बंद रखा गया था। कई मस्जिद के बाहर नोटिस भी चिपकाया गया था। सुबह 8 बजे से पहले लोगों ने साफ सुथरे कपड़े पहने, टोपी और इत्र लगाया और फिर नमाज अदा करके अपने रब का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच एक और बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। जी हां, बिहार में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। जी हां, बुधवार को ब्लैक फंगस से संक्रमित 5 मरीजों का एम्स पटना और IGIMS में इलाज किया गया। पटना एम्स के कोविड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि 2 लोगों को OPD में देखा गया है। वहीं IGIMS में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस मिला है। जी हां, वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आपको बता दूं कि अहमदाबाद में ब्लैक फंगस के 86 नए केस सामने आए हैं, जबकि 200 का इलाज चल रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं मेरठ, कानपुर और वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक केस सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। आपको बता दूं कि एक्सपर्ट के अनुसार ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। दरअसल फंगस आमतौर पर स्पोर्स के रूप में वातावरण में पाया जाता है। यह कोरोना जैसा कोई नया जैविक खतरा नहीं है जो अभी आया। जी हां, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ऐसे कीटाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है। जी हां, पर जब यह कमजोर हो जाता है, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो फिर ऐसे कीटाणु गंभीर रूप ले लेते हैं। कोरोना से पहले भी ब्लैक फंगस थोड़ी मात्रा में वैसे मरीजों में मिलता रहा है जो HIV, कैंसर या फिर दूसरी बीमारी से संक्रमित होते हैं, या जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही या फिर लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहे हैं। जी हां, उन लोगों में ज्यादातर ब्लैक फंगस दिखाई देता है। दोस्तों देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन पहले से मौजूद दोनों वैक्सीन से थोड़ी महंगी होगी। स्पुतनिक वी की एक खुराक की कीमत 995 रुपए होगी। आपको बता दें कि भारत में अब तक स्पुतनिक वी वैक्सीन के 1,50,000 डोज उपलब्ध हैं। वहीं अभी तक देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड से ही टीकाकरण अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार इन दोनों टीकों को 250 रुपए की कीमत में खरीदती है, लेकिन इन दोनों वैक्सीन के निर्माताओं ने खुले बाजार और निजी अस्पतालों में अलग अलग कीमत तय करती है। दोस्तों गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशों का अंबार देखा जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक पार्टियां सरकार को निशाना बना रही है। यह बिहार में भी RJD लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। यह शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायी गंगा मां को बचाओ।
उधर तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना की टेस्टिंग पर सवाल उठाया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपकी सरकारी कार्यस्थानियों से अनभिज्ञ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की सारी रिपोर्ट्स आखिर आपके दावों के विपरीत क्यों होती है, यानी कि आपके दावों से अलग क्यों होती है। आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके कृपया करके राज्यवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में लड़े जाने वाले 3 चुनाव में भाजपा को धूल चटा दी है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह सबसे ज्यादा ओवरटेड राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार है। उन्होंने कहा है कि 2015 में बिहार, दिल्ली और बंगाल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी मुंह की खानी पड़ी है, जहां वे अपने सहयोगियों के साथ थे। जब प्रशांत किशोर ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वे इस चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीतिकार का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। जहां उन्होंने इस हार की जिम्मेवारी भी नहीं ली और कह दिया था कि राहुल गांधी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रशांत किशोर के इस दावे को दरकिनार इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे मोदी और अमित शाह दोनों के ही काफी करीब रहकर काम कर चुके हैं। हालांकि उस दौरान अमित शाह के साथ उनके रिश्ते कैसे थे ये नहीं कहा जा सकता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमित शाह को यह अच्छा नहीं लगता था कि प्रशांत किशोर मोदी के ज्यादा करीबी बने और इसलिए उन्हें धीरे धीरे किनारा कर दिया। दोस्तों, बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में तमाम पार्टियों ने लोगों से एक वादे किए थे। जहां किसी ने रोजगार देने की बात कही थी तो किसी ने बिहार में विकास की बात कही थी। जहां अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अपने वादे याद आने लगे हैं। जहां शुक्रवार को जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके लिखा है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवक युवतियों के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि बिहार के बेरोजगार युवक युवतियों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दें। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतन राम मांझी ने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर, यानी कि हमारी सरकार बनने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सरकार द्वारा फ्री में वाईफाई की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में विशेष बस की भी सेवा शुरू की जाएगी और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, यानी कि 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच कई राज्यों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही है, प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों के मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। साथ ही आमदनी और खाने पीने की व्यवस्था न हो पाने के कारण इनके सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इन 3 राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों को मई से आत्मनिर्भर भारत या फिर किसी अन्य योजनाओं के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सूखा राशन उपलब्ध कराएं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सख्त निर्देश दिया है कि वे दिल्ली एनसीआर में बहुचर्चित जगहों पर सामुदायिक किचन खोलें ताकि इलाके में फंसे हुए मजदूर और प्रवासियों और उनके परिजनों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध हो सके। जी हां, वही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से भी कहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर में फंसा कोई मजदूर अपने घर लौटना चाहता है तो सरकारें उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कराएं। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हजारों मजदूर आए और खाने पीने की कमी के चलते अपने अपने घरे राज्य, यानी कि अपने अपने स्टेट लौटने लगे थे। इनमें से कईयों को परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया है कि इस बार वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, गंगा नदी में 100 से अधिक शव के बरामद होने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सख्त हो गया है। जी आयोग ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है जी और पूछा है कि नदी में शव कहां से आया है। आयोग ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस भेजा है। जी सभी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार के बक्सर जिले के गंगा नदी में तैरते हुए 71 शव बरामद किए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश बलिया और गाजीपुर में भी करीब 100 नदी में मिले हैं। गंगा नदी
में तैरते शवों का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में पुलिस ने जेसीबी के सहारे शव को नदी से बाहर निकाला है और फिर उन्हें जमीन में दफनाया है। इससे पहले बिहार के बक्सर में 71 शवों को बरामदगी के बाद बिहार सरकार ने उत्तर प्रदेश के शव के बिहार आने का आरोप लगाया था। यह बिहार सरकार ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उनका अंतिम संस्कार किया। बिहार सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि यूपी से शव को गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बात करके उनसे इस पर रोक लगाने को भी कहा है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार आलोचनाओं से चौतरफा घिरी हुई है। यह विपक्ष सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा कि जो सरकार 100 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं लगा सकी, वे चाहती थी कि 137 करोड़ यानी कि 1 अरब 37 करोड़ लोग अपनी नागरिकता साबित करें। जी ओबीसी का इशारा नागरिकता कानून यानी कि CAA की तरफ है। यह जाहिर है ओबीसी इस कानून के विरोध का मुखर चेहरा रहे हैं। दोस्तों, गंगा नदी में शव के बहने का मामला सामने आने के बाद योगी और नीतीश कुमार की सरकार आमने सामने आ गई है। यह बक्सर जिला के चौसा महादेव घाट पर बरामद शव को यूपी का बताए जाने और फिर यूपी और बिहार के बीच गंगा में जाल बिछाए जाने के बाद अब योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। यह सरकार ने बिहार के शव का यूपी में अंतिम संस्कार करने पर रोक लगा दिया है, यानी कि बिहार का शव को यूपी में अंतिम संस्कार पर रोक लगा दिया है। यह मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम से ही यूपी सरकार ने यूपी पुलिस को बिहार से आने वाले शव को राज्य में प्रवेश नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है। जी अब तक कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर से 1 दर्जन से भी अधिक शव वाहन को लौटाया जा चुका है। जी इधर यूपी सरकार के फैसले से नाराज कैमूर के लोगों ने कहा है कि अगर बिहार के शव का यूपी में सरकार दाह संस्कार नहीं करने देगी तो हम लोग यूपी वालों को बिहार के गया में पिंडदान भी करने नहीं देंगे। जी उन्हें भी बॉर्डर पर रोकेंगे। बिहार और यूपी दोनों जगह पर एनडीए सरकार है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये तो एनडीए के लोग ही बताएगा, भाजपा के लोग ही बताएगा। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा। यह राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को गुरुवार रात 9 बजे तक नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन विपक्षी दलों के बीच गुटबाजी की वजह से आपसी सहमति नहीं बन सकी। इससे पहले केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत नहीं हासिल कर सके थे। यह विपक्षी गठबंधन में एक मत नहीं होने की वजह से ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, बात कही है। यह मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कोरोना एक प्राणी है, एक जीव जंतु है, उन्हें भी जीने का अधिकार है। यह कहना है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री का। जी हां, उन्होंने कहा कि यह एक दार्शनिक बात है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भी उटपटांग बयानों को लेकर खूब लतीफे बने थे, खूब बातें हुई थी। जी हां, अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना भी एक प्राणी है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वे प्राणी भी जीना चाहते हैं, यानी कि कोरोना भी जीना चाहते हैं, उसे भी जीने का अधिकार है, कोरोना को भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वे बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वे बहरूपिया हो गया है। जी हां, लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए रावत की जमकर आलोचना की है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 16,17,23,000 के पार पहुंच गया है। जी हां, वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम कई देशों में चलाए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका से एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर का कहना है कि पूरी तरीके से कोरोना की खुराक पा चुके लोग सुरक्षित हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमण से बुरी तरीके से प्रभावित अमेरिका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके व्यक्ति बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए बिना गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए मास्क पहनना और सार्वजनिक स्थलों पर 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब अमेरिका में इसको नहीं भी फॉलो करेंगे तो चलेगा।
दोस्तों सरसों की उपज इस बार जमकर किसानों की जेबें भर रही है। यह सरसों का भाव देश के बाजारों में इस सीजन रिकॉर्ड ऊंचाई पर छू रहा है और इसके साथ सरसों तेल की कीमतें भी आसमान छू रही है। विदेशों में तेजी के साथ रुख के बीच स्थानीय के साथ साथ निर्यात मांग के कारण बुधवार को तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दिखा और कीमतें लाभ दर्शाती बंद हुई। इस बार सरसों की फसल किसानों के लिए काला सोना साबित हुई है। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। हरियाणा में जिनके किसानों का कहना है कि इस बार सरसों की फसल उनके लिए काला सोना साबित हुई है। जिन किसानों ने गेहूं फसल की कटाई के साथ सरसों नहीं बेची उनको अब 7,000 रुपए क्विंटल से ऊंचे दाम मिल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि देश में यदि सरसों सोयाबीन का उत्पादन बढ़ता है तो डीओसी आयात करने की नौबत नहीं आएगी। विदेशों से खाद्य तेलों का आयात भी कम होगा। इस पर खर्च होने वाले विदेश मुद्रा बचेगी। साथ ही घरेलू तेल उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन बड़ी राहत है। जी हां, बिहार में भी कोरोना के गहराए संकट के बीच टीकाकरण तेजी के साथ जारी है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं को भी वैक्सीन का डोज लगना हो गया है। इस बीच सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के टीका लगवाने का है जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। जी हां, राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार अब इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था करने जा रही है जिनके बाद इन्हें भी टीका लगाया जा सकेगा। बिहार में जिन लोगों के पास अपना पहचान पत्र नहीं है उन्हें भी कोरोना का टीका लग सकेगा। यह सरकार इसके लिए टास्क फोर्स की मदद लेने जा रही है। यह सरकार पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में टीकाकरण को लेकर गंभीरता बरत रही है। इस क्रम में उन लोगों को टीका लगाना भी बेहद जरूरी है जिनके पास पहचान पत्र नहीं है। यह सरकार ने माना है कि प्रदेश में यानी कि बिहार में बड़ी संख्या में साधु संत, जेलों में बंद कई कैदी, मानसिक रोग संस्थानों में इलाज करवा रहे मरीज, सड़क किनारे रहने वाले भिखारी समेत कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए और नए लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए टीका लगना बेहद जरूरी है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।